हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्रैश कोर्स के डे 21 के क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। डे 21 का क्वेश्चन, आज तारीख है 4 सितंबर। 4 सितंबर का क्वेश्चन है, डे 21 चल रहा है मैथ का। तो पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 की माध्यिका क्या होगी। देखिए, पहले माध्यिका को निकालने के लिए क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है ठीक बीच वाला टर्म। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी होता है 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें देखिएगा और इसमें देखिएगा तो इसमें 5 नंबर है और इसमें कितना नंबर है, 6 नंबर है। तो अगर 5 नंबर वाले में जाएंगे तो बीचों बीच तो हमको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 6 नंबर वाले में बीच में नहीं होता है। तो यहाँ पर बीच में 2 नंबर होता है। अगर 2 नंबर होता है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसका। ओके, अगर यानी हम लोग गिनते हैं, अगर विषम संख्या होगा तो ठीक बीच वाला नंबर होता है माध्यिका, और अगर सम संख्या होगा तो बीच में 2 नंबर आएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो माध्यिका निकलेगा। ठीक है। और एक बात माध्यिका में ये भी ध्यान रखना है कि मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, इस तरीके से है क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें नहीं कि डायरेक्ट बीच वाला 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ पहले क्या करेंगे, इसको हम घटते या बढ़ते क्रम में सजाएंगे, यानी मीन्स पहले 2, तब 3, तब 5, तब 6, तब 8। अब यहाँ पर बीच में 5 आया, यानी 5 इसका माध्यिका होगा। ओके, फिलहाल हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। 1 2 3 4 5 मतलब 5 नंबर आया है, मतलब 5 मतलब विषम संख्या, तो बीच वाला आंसर यानी 3 आंसर हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन को अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोल दे तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, n = 5 यानी विषम संख्या, मतलब 5 नंबर है। ये 5 से मतलब नहीं है, ये नंबर 5 है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, विषम संख्या है 5, तो विषम संख्या तो माध्यिका का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे हम n + 1/2वां पद। तो n के जगह पर 5, तो 5 + 1/2वां पद, तो 5 और 1 6/2 यानी तीसरा पद हो जाएगा। और तीसरा पद यानी 3 नंबर पर कौन है, 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है PE + PE डैश। इसको हम लोग बोल सकते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता, और E डैश का मतलब नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। या इसको हम लोग इस तरीके से ही बोल सकते हैं किसी चीज़ के सत्य होने की प्रायिकता और असत्य होने की प्रायिकता का योग तो 1। इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं PE + PE नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, PE या नहीं लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, तो इसका मतलब हम लोग कितना बोलेंगे, दोनों का योग 1 ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उसके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8:27। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। तो यहाँ पर 2 गोले की बात है, इसलिए R1 और R2 हम लोगों ने कर लिया है। 4/3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कांस्टेंट टर्म होता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 का होल क्यू बराबर 8/27, क्योंकि ऊपर भी होल क्यू नीचे भी होल क्यू, तो इसलिए दोनों को एक साथ होल क्यू में डाल दिए हैं। अब बटा का मतलब अनुपात होता है, तो R1:R2, इधर होल क्यू है तो इधर आगे क्यूबिक रूट हो जाएगा। 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। अब हमसे पृष्ठीय क्षेत्र सतह के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो फिर 2 त्रिज्या है, तो इसलिए R1R2 कर लिए हैं। 4π से 4π कैंसिल, R1/R2 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 की वैल्यू हम लोगों ने तुरंत निकाला है 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, और गोला के कंडीशन में एक और तरीका है इसको बनाने का। 8:27 इसके किस चीज़ का अनुपात था, आयतन का अनुपात था ना। तो आयतन का जो अनुपात होता है, तो ये आयतन जब भी हम लोग निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यू में निकालते हैं, या मीटर क्यू होता है, या किलोमीटर क्यू, यानी क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ गोला में त्रिज्या होता है। त्रिज्या जब भी निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर के फॉर्म में होता है, या त्रिज्या जो भी दिया होता है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में होता है। और फिर यहाँ क्षेत्रफल का बात किया तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हमसे आयतन दिया हुआ त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो यहाँ सेंटीमीटर का क्यू है, मतलब यहाँ सेंटीमीटर का होल क्यू हुआ है, मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा उसका ही होल क्यू है। तो यानी 8 किसका होल क्यू है, 2 का, और 27 किसका होल क्यू है, 3 का, यानी त्रिज्या का अनुपात हो गया 2:3। अब यहाँ अगर हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये 3 लाइन में ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3πr² होता है। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगर कोई सर्किल होता है तो चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, और इसी चाप के द्वारा
वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है। यानी एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है। मतलब अगर ये 2x होगा तो ये x होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर इसको बनाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो फोटो हमारा है ये यहाँ केंद्र है, तो फोटो के यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ जो है अगर इस कोण की बात देखिए, अगर इस कोण की बात की तो ठीक इसके नीचे वाले कोण की बात किए हैं। तो अगर इस कोण की बात करेंगे तो ठीक इसके ऊपर वाले कोण की बात करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन के कोण की बात होगी। ठीक है, इस चाप के द्वारा ये कोण बनाया गया है और इसी चाप के द्वारा ये कोण बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये कोण यहाँ पर दिया हुआ है 150, तो ऊपर कितना हो जाएगा, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो ये 150, तो ऊपर वाला 210 डिग्री का कोण होगा। अभी हम आपको बताए हैं कि ये इसका आधा होता है, परिधि वाला आधा होता है। तो ये परिधि वाला है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, 210 का ये आधा हो जाएगा। 210 का आधा 105 डिग्री, यानी एंगल ABC की वैल्यू होगी 105 डिग्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण। अभी तुरंत हमने बताया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। देखिएगा ध्यान से, अगर कॉस और साइन जो है के फॉर्म में है और एंगल दोनों के जोड़ने पर अगर 90 पुटता है तो किसी एक को हम चेंज कर देते हैं। 17 और 73 को जोड़ने पर 90 पुर रहा है, क्योंकि 73 और 7 80 और 10 90, तो किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज करने चले हैं, तो कॉस को चेंज होता है साइन में। लेकिन अगर कॉस को साइन में तभी चेंज कर सकते जब इसके एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, मतलब 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री में 17 डिग्री माइनस होगा तो 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री में से साइन स्क्वायर 73 डिग्री जाएगा तो बाबा जी का ठुल्लू बचेगा, यानी आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 2 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई बराबर 2। तो हमने यहाँ पर इससे पहले ग्राफ जब भी आप सीखे होंगे या 9th क्लास में सीखे होंगे तो हल निकालना सीखे होंगे। तो हल निकालने क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं और इसका हम 2 हल निकालेंगे। तो हम क्या किए हैं, इस पहले वाले x के लाइन में पहले वाले में 0 और y के लाइन में दूसरे वाले में 0 पहले ही से भर दिए हैं। ये 2 पहले से नहीं भरा हुआ है, लेकिन 0 अपने मन से पहले से भरा हुआ है। अभी कोई जरूरी नहीं कि हम 0 ही भरें, हम दुनिया का कोई भी नंबर भर सकते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी नंबर भरेंगे तो जो है ग्राफ के औकात के हिसाब से चलना होगा। मान लेते हैं यहाँ 500 भर देंगे तो ग्राफ पर 500 लाने में बहुत कठिनाई हो जाएगा। इसलिए ग्राफ के औकादानुसार यहाँ पर भरते हैं, और सबसे आसान जो नंबर होता है वो 0 होता है, इसलिए हम इस दोनों जगह पर 0 भर दिए हैं। अब देखिए, यानी पहले x के जगह पर 0 भरे हैं तो वही लिखें यदि x बराबर 0। तो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 0, तो x के जगह x प्लस वाई बराबर 2, तो x के जगह पर 0, तो 0 प्लस वाई बराबर 2, तो 0 प्लस वाई बराबर 2, यानी y बराबर 2 हो गया। फिर दूसरी बार में y की जगह पे 0 डाले हैं, तो यदि y बराबर 0 तो x प्लस वाई की जगह पे 0 बराबर 2, तो x बराबर 2। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, तो यहाँ इसके इधर प्लस में होता है 1 2 3, इधर इसके ऊपर भी प्लस में होता है। तो पहला जो बिंदु है वो 0,2 है। तो 0,2 का मतलब हो गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, मतलब x की वैल्यू 0 हो तो ये जो बिंदु है ये y अक्ष पर होगा, मतलब ये बिंदु यहाँ होगा नहीं। फिर अगर यहाँ इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर x का मान है लेकिन y का मान नहीं है। तो x का मान है मतलब यहाँ पर x की वैल्यू है मतलब, और y की वैल्यू नहीं है मतलब ये x अक्ष पर होगा, मतलब ये बिंदु यहाँ होगा। अगर इसको हम इस तरीके से मिला दिए तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि इस समीकरण का रेखा और अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी यही हमारा वो त्रिभुज हो गया, यही वो अभिष्ट त्रिभुज है जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब इसके बीच की दूरी 2 हो गई। यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, मतलब इसका ऊंचाई 2 हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार 2 और ऊंचाई 2। पहला तरीका इसके बनाने का। दूसरा तरीका और भी है इसके बनाने का। यहाँ पर आप देखिए तो ये त्रिभुज है, इसका निर्देशांक हमको पता है 2,0 है, इसका निर्देशांक पता है 0,2 है, और इसका भी निर्देशांक पता है 0,0। तो एक फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी तुरंत हम इससे पहले भी बनाए हैं ऐसे क्वेश्चन को, 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3
माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, इसको x3 y3 बोल देंगे। इसको भी अगर इस फॉर्मूला पर डाल ले तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 भी हो गया। अब चलते हैं हम 10 के पास। तो 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि बिंदु 0,0 सॉरी 0,0 नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, ये a,0 होगा। ओके, a,0 0,b एवं 1,1 संरेखीय हो तो 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होगा। इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव में पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ध्यान से देखिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये तीनों संरेख है। अगर 3 बिंदु संरेख हो मतलब 3 बिंदु से त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर तीनों बिंदु संरेख हो जाए तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा मतलब इसका क्षेत्रफल 0 होगा। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम तुरंत ऊपर लिखे थे, 1/2 इंटू एक्स मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू को हम डाल देंगे 1/2 x1 के जगह पर a, y2 के जगह पर b और y3 के जगह पर 1। इस तरीके से बारी बारी से हमने वैल्यू को डाला है और इसी को हल करके यहाँ अगर पहुँचा, यहाँ तक अब सभी आसानी से पहुँच जाइएगा। यहाँ के बाद समस्या होगा आपको। तो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया। a इधर माइनस में, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में, b माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, यानी ab इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया। तो हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इसको उस तरफ लिख लेते हैं, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। किसी भी नंबर में हम अपने मन से 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए बी इधर गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में। अब ये एक तरह से कह सकते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मान लेते हैं 1/2 प्लस 3/2 है, तो इसको हम 2 एलसीएम लेते हैं और 1 प्लस 3 लिखते हैं। तो जब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको तो इस तरीके से लिख ही सकते हैं ना। तो वही काम हमने यहाँ किया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो a प्लस बी और ये ए बी इधर आके बटा में। अब ये जो बटा वाला है को है उसको दोनों के बटा में हमने डाला है, a के बटा में भी डाला है, b के बटा में भी डाला है। तो a बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी इज इक्वल टू 1। तो a ऊपर भी, a नीचे भी कैंसिल, b ऊपर भी, b नीचे भी कैंसिल। तो यहाँ 1/b बच गया, 1/a बच गया। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, यानी 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। यानी हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा था कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, 1 होगी। ओके, यानी इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया। मतलब द्विघात बहुपद निकालना है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। पहले योग बोला है तो पहला वाला योग हो जाएगा, बाद में गुणनफल बोला है तो बाद वाला गुणनफल, पहला वाला योगफल दूसरा वाला गुणनफल। इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को अभी हम लोग तुरंत डिस्प्ले पर लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, यहाँ आ गया। तो 1 का b सॉरी, शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर हमको दे रखा है। हमने यहाँ पर 1 के b को बनाना शुरू किया है, वहाँ पर 2/3 और 7/5 दे रखा है क्रमशः। तो यानी शून्यकों का योग मतलब 2/3 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। गुणनफल यानी 7/5 हो जाएगा, तो 7/5 लिखा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कंडीशन है कि दोनों का हर एकदम 100% बराबर होना चाहिए। जबकि यहाँ पर हर में 3 है, जबकि यहाँ पर हर में 5 है। तो इसको बराबर करने के लिए 3 को अगर 5 से गुना कर दिया, 5 में अगर 3 से गुना कर दिया, दोनों 15-15 हो जाएगा। तो यही काम हमने किया है। 2/3 इज इक्वल टू 5 से ऊपर भी गुना कर दिया, 5 से नीचे भी कर दिया। इसमें 3 से ऊपर भी कर दिया, 3 से नीचे भी कर दिया। तो 2 को 5 से किया तो 10 और 3 बचेगा 15। 7 को 3 से किया तो 21 और 5 दिया का 15। यानी अब बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग फार्मूला पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो b के सामने 10 है तो b बराबर 10 हो जाएगा, माइनस इसको दे देगा तो b इज इक्वल टू -10। a के सामने 15 तो इज इक्वल टू 15 और c बराबर, c के सामने 21 तो 21 हो जाएगा और a के सामने 15 तो 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a यहाँ भी है, a यहाँ भी है। इसी कारण हम लोग बराबर किए थे कि दोनों जगह a का मान बराबर आए। अगर बराबर नहीं करते तो सोचिए यहाँ पर a का मान 3 आ जाता है, यहाँ पर a का मान 5 आ जाता है, जो कि बवंडर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से a बराबर 15, b बराबर -10 और c बराबर 21। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू 15, तो 15x² माइनस 10 है, तो यहाँ प्लस माइनस -10x हो जाएगा और c की वैल्यू 21, तो 21। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है px को qx बहुपद से भाग करें। मतलब px बहुपद को qx बहुपद से भाग करना है। चलिए तो इसको भाग करते हैं, ध्यान से समझेंगे हम लोग।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो 2 का a को हमने पहले बनाया है, तो x प्लस 2 से भाग करना था 2x² माइनस 5x प्लस 3 में, ठीक है। तो अब इसको भाग को ध्यान से सीखिएगा, पहले जिसमें भाग लगाना होता है तो उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। 2x² में भाग लगाना था 2x² को लिख लिए, बटा में जिससे भाग लगाना होता है उसके शुरू वाले को नीचे में लिख लेते हैं। जिसमें लगाना होता है उसको ऊपर और जिससे लगाना होता है उसको नीचे, शुरू वाला को लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से इसको काट दीजिए ना, x से अगर एगो x तो कट ही जाएगा, तो 2x बच जाएगा, तो 2x बार में भाग लगेगा, तो यहाँ 2x² हो जाएगा। फिर जो दूसरा वाला है ना, इसको इससे गुना कर देंगे, तो 2 को 2x से गुना करेंगे तो 4x हो गया। यहाँ पर भाग में याद करिए, जब 2 से 5 में आप भाग लगाते हैं तो 2 दूनी का 4 लिखते हैं, तो 5 में से 4 को घटाते हैं ना, तो यहाँ घटाव का चिन्ह देते नहीं है, लेकिन घटाते तो है ना। लेकिन वही बात यहाँ भी है, तो इसमें इसको घटाना है, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज होगा, तो माइनस वाला प्लस में होता है, प्लस वाला माइनस में। चूंकि ये दोनों प्लस होता है इसलिए दोनों किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x² प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। और ये 4x के आगे जो प्लस है ये अब नहीं रहा, इसका इंतकाल हो गया। आप लोग भी इसके कब्र पर मिट्टी डाल दीजिए। ये हो गया -4x और ये हो गया -5x, तो -5x -4x -9x हो जाएगा, प्लस 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब हमको -9x लाना है, तो -9x को ऊपर लिख लेंगे, बटे में x से भाग लगाना है तो x को नीचे, x से x खत्म, -9 बचेगा, -9 बार में भाग लगा दिए, तो x को ना -9 से गुना किया तो -9x, और 2 को -9 से करेंगे तो 9 दूनी का -18, फिर माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल। अब फिर 18 के आगे माइनस नहीं रहा, अल्लाह के प्यारे भगवान के दुलारे हो चुका है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, 18 और 3 21, ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया, तो ये सक्सेसफुल हो गया, ये भाग फल हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, मतलब द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसके मूल का प्रकृति ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति का मतलब होता है कि मूल किस प्रकार का होगा, संभव होगा भी कि नहीं होगा, कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, कि समान होगा कि असमान होगा। चलिए, तो इसका जो है जांच पड़ताल हम लोग थर्मामीटर लगाकर करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x माइनस 1 = d। मूल निकालने के लिए d निकालना होता है, नहीं कहते बुखार जांचने के लिए थर्मामीटर लगाना होता है, वैसा ही यहाँ पर मूल निकालने के लिए, मूल का प्रकृति निकालने के लिए d निकालना होता है। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मतलब बीच वाला -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, तो 25 8 33 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, d 3 तरह से आता है, यानी अगर हम d की वैल्यू यहाँ अगर निकालें तो 3 तरह का चीज़ संभव है। पहला कि 0 से कोई भी नंबर बड़ा आएगा d, यानी 0 से बड़ा मतलब प्लस में कोई नंबर आएगा। 0 से छोटा आएगा d मतलब माइनस में कोई नंबर आएगा, या d 0 के बराबर आएगा। 3 ही बात हो सकता है, या तो प्लस में आएगा यहाँ पर, नहीं तो माइनस में आएगा, नहीं तो 0 आएगा। 3 को बात होता है, नंबर 3 तरह का ही होगा, प्लस माइनस नहीं तो 0। तो अगर d का वैल्यू प्लस में आ जाएगा मतलब मूल वास्तविक और असमान होता है, ये कंडीशन है। अगर माइनस में आता तो लिखते हैं मूल काल्पनिक होगा या मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर यहीं पर d 0 आ जाता तो मूल वास्तविक एवं समान होता। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के समाप्त होते ही इस वीडियो से हम लोग हो गए हैं फ्री। तो आप लोग अब फटाफट इस वीडियो को देख के आप भी फ्री हो जाइए, ताकि जो है मैथ आपको अच्छे से आ जाए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहे आपका दिन, बहुत अच्छा रहे आपका रात। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।